Bismillahirrahmanirrahim. This is Shafqat Mahmood and I hope you are all fine. Dear friends, today we will discuss about another important section of Criminal Procedure Code, that is section 156, that deals with investigation into cognizable case. So as I already uploaded lecture about cognizable case, in which I told you people that in cognizable case police are statutorily bound to lodge FIR, first information report, and police can also conduct investigation into cognizable case without the order of magistrate and can also arrest the accused without the warrant from magistrate. So now we will discuss that how police can conduct investigation into cognizable case in the light of section 156, and we will also discuss investigation in the light of different judgments of the Supreme Court and High Courts of Pakistan. And we will also discuss that whether re-investigation can be conducted into cognizable case or not, and if it is possible to conduct re-investigation into cognizable case, what are the conditions upon which it can be allowed to conduct re-investigation. So for better understanding, first we will have to go through the section, that is section 156, because it is very important to understand the language of this section. So now we are going towards our first slide, investigation into cognizable case. So according to section 156, it is 56, subsection 1, any officer in charge of police station without the warrant of a magistrate investigate any cognizable case. इसका मतलब ये है कि any officer in charge of police station जो है वो यानी कि SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर, वो मजिस्ट्रेट से वारंट लिए बगैर किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, which a court having jurisdiction over the local area within the limit of such station would have power to inquire into or try under provisions of chapter 15 relating to place of inquiry or trial. यानी कि जो मतलब जहां कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया गया है और वो जगह जिस थाने की हुदूद में हो, तो उसी थाने का जो SHO होगा वो उस केस में इन्वेस्टिगेशन करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि किसी और थाने का SHO आके उस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर कमिट किया गया है. यानी कि जैसे कि जितने भी थाने होते हैं उनका अपना एरिया है, ठीक है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, और उस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में जब कोई क्राइम कमिट किया जाता है तो उसी थाने का SHO यानी कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो उस केस में इन्वेस्टिगेशन करता है. इस सेक्शन में यही बताया गया है. सब सेक्शन 2 में बताया गया है, नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट the case was one which officer was not empowered under this section to investigate. इसका मतलब यह है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा कॉग्निजेबल केस में, उस इन्वेस्टिगेशन या वो जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी जो प्रोसीडिंग है, ठीक है, उस प्रोसीडिंग को केस के किसी भी स्टेज में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता. यानी कि केस के किसी भी स्टेज में उस प्रोसीडिंग पर ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया जा सकता कि ये जो ऑफेंस है, ये इस ऑफेंस के लिए जिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन किया है वो ऑफिसर इस ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन के लिए कंपेटेंट नहीं है. यानी कि अंडर सेक्शन 156 उस ऑफिसर के पास ये पावर नहीं था कि वो इस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कर सके. इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो ASI से लेकर हायर जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सब कर सकते हैं. यानी कि ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, इसी तरीके से जो सब इंस्पेक्टर होता है वो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, इंस्पेक्टर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, DSP भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, SP भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, SSP भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है. यानी कि इन पर कोई मुमानियत नहीं है. Any magistrate empowered under section 190 may order such an investigation as above mentioned. यानी कि जब भी फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को नॉन कॉग्निजेबल केस में बताया था कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया गया है तो मुतल्लिका थाना जो है उस
जो इंफॉर्मेशन इनको दी जाएगी उस इंफॉर्मेशन का जो सब्सटेंस होगा वो अपने रोजनामचे में लिख देगा। उसके बाद जो इंफॉर्मेंट होगा उसको मजिस्ट्रेट के पास रिफर कर दिया जाएगा। अब अगर मजिस्ट्रेट जो है उसके पास कंप्लेंट फाइल की गई है और मजिस्ट्रेट को यह लगता है अंडर सेक्शन 190 के ये जो कंप्लेंट है इसमें मजीद इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो मजिस्ट्रेट के पास भी पावर है कि वो पुलिस को ऑर्डर दे सकता है कि इस फ्लां कंप्लेंट में या जो भी कंप्लेंट है या जो भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है इस नॉन कॉग्निजेबल में इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो वो इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस कर सकते हैं जब मजिस्ट्रेट उनको ऑर्डर देगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 295C पाकिस्तान पेनल कोड सेक्शन 156A, यानी कि ये जो ऑफेंस है 295C ये तौहीन रिसालत से ये तौहीन रिसालत के बारे में है। तौहीन रिसालत जो है जो शख्स भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो उस शख्स को इस सेक्शन के तहत चार्ज किया जाता है। तो ये बहुत ही हार्श लॉ है, ठीक है। अगर वो जो ऑफेंस है वो उस अक्यूज़ पर साबित हो जाए तो इसमें कोई अल्टरनेट पनिशमेंट नहीं है, इसमें सज़ाए मौत दी जाती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इस टाइप के जो ऑफेंसेस है वो कौन इन्वेस्टिगेट कर सकता है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस कोड, यानी कि बावजूद इसके कि जो भी इस कोड में है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि इन्वेस्टिगेशन कोई भी कर सकता है, उसके बावजूद नो पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि कोई पुलिस ऑफिसर जिसका रैंक एसपी से कम हो, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मीन्स एसपी से कम हो, shall investigate the offense against any person alleged to have been committed by him under section 295C of the Pakistan Penal Code 1860, यानी कि एसएसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी के रैंक से कम कोई भी ऑफिसर इस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। इस सेक्शन में यह बताया गया है अगर इन केस ये ऑफेंस कमिट किया गया है जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 295C के तहत, और उस ऑफेंस को कोई इंस्पेक्टर डीएसपी जो सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ये लोग इन्वेस्टिगेट करे, तो मतलब कि वो इस प्रोविज़न और इस सेक्शन की वायलेशन होगी। तो लिहाजा ये जो ऑफेंस है ये सिर्फ और सिर्फ जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या उनसे हाई रैंक के जो ऑफिसर हैं वो ऑफिसर ही इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अ वुमेन अक्यूज्ड ऑफ दिस ऑफेंस ऑफ जिना सेक्शन 156B, यानी कि जिना के ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है, ये हमें सेक्शन 156B बताता है। Notwithstanding anything contained in this code where a person is accused of offense of zina under offense of zina enforcement of Hudud Ordinance 1979, no police officer below the rank of superintendent of police shall investigate such offense, nor shall such accused be अरेस्टेड विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट। इसका मतलब यह है कि अगर किसी खातून पर जिना का इल्ज़ाम है, ठीक है, और वो जिना जो कि हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत जिस जिना को पनिशेबल डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, तो जिना के ऑफेंस में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो या उससे जो हाई रैंक के पुलिस है, फॉर एग्जांपल एसएसपी है, या मतलब कि जो एसएसपी रैंक से बिलो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जैसे कि डीएसपी है, सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, ये ऑफिसर जिना के केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते और ना ही उस अक्यूज़ को विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट अरेस्ट कर सकते हैं।
यानी कि दो कंडीशन है यहाँ पे, नो अरेस्ट विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, नो इन्वेस्टिगेशन विल बी कंडक्टेड बाय द ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन जिना डज नॉट इंक्लूड जिना बिल जबर। जिना बिल जबर दरअसल कहते हैं रेप को, ठीक है, तो वो इस सेक्शन के तहत नहीं आता। एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 156। अब हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं कि हमें इस सेक्शन में क्या बताया गया है। सो अंडर सेक्शन 156 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज स्टैट्यूटरीली बाउंड टू इन्वेस्टिगेट द circumstances of an alleged cognizable case without requiring any permission from the judicial authority, and such investigating right of investigating officer cannot be interfered with by judiciary। इसका मतलब यह है कि अंडर सेक्शन 156 पुलिस जो है वो बाउंड है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करे, ठीक है, और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए जुडिशल अथॉरिटी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही जुडिशरी जो है वो इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर कर सकती है। इसका मतलब कि ये एक राइट है पुलिस का, ये पुलिस की ड्यूटी है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करें। The purpose of investigation is not to determine the question of guilt or innocence। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वेस्टिगेशन करने का हरगिज़ यह मतलब नहीं होता कि आप जो है मतलब कि एक पर्टिकुलर ऑफेंस है उसमें कौन गिल्टी है और कौन इनोसेंस है, यह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम यह है बट टू कलेक्ट एविडेंस एंड सबमिट इट बिफोर द कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिसडिक्शन फॉर डिटर्मिनेशन। यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो इस क्वेश्चन को डिटर्मिन नहीं कर सकता कि मतलब कौन गुनहगार है और कौन जो है वो मासूम है, यानी कि कौन गिल्टी है और कौन इनोसेंट है, क्योंकि ये काम जो है ये दरअसल कोर्ट का है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम ये है कि वो एविडेंस कलेक्ट करे ताकि वो एविडेंस कोर्ट के सामने पेश किया जा सके और कोर्ट जो है इस क्वेश्चन को डिटरमिन करे कि आया ये जो अक्यूज्ड है जिसको एफआईआर में नॉमिनेट किया गया है ये अक्यूज गिल्टी है या नहीं है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का दरअसल जो एविडेंस है वो कलेक्ट करना है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, और जो बल्कि उनको जो है ये क्वेश्चन डिटरमिन नहीं करना चाहिए कि ये जो अक्यूज है ये गिल्टी है या ये अक्यूज है ये इनोसेंट है, ये कोर्ट का काम है। टेकिंग ओथ और स्वेरिंग ऑन होली कुरान इज एलीन टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग। देखिए इन्वेस्टिगेशन में दरअसल जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो आपसे ओथ नहीं ले सकता, ठीक है, वो आप पर जो है वो मतलब आपको ये नहीं कह सकता कि कुरान पे हाथ रख कर आप मुझे बताएं कि ये काम आपने किया है या नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये कानून में ये है नहीं कि आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है किसी से ओथ लें या किसी को मजबूर करें कि वो कुरान पर हाथ रखे और आपको बताएं। ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के अपने टेक्निक्स होते हैं जिस टेक्निक्स के तहत वो जो है एविडेंस कलेक्ट करता है। तो हमने बात ये सीखी कि ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट ऑर्डर और विदाउट वारंट फ्रॉम मजिस्ट्रेट, यानी कि जुडिशरी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। दूसरी बात हमने ये सीखा कि ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का ये काम नहीं है कि वो इस क्वेश्चन को डिटरमिन करे कि इसमें गिल्टी कौन है और इनोसेंट कौन है, बल्कि ये काम जो है ये किसका है, ये कोर्ट का है। तीसरी बात हमने ये सीखी कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसका मेन पर्पज़ ये है कि एविडेंस कलेक्ट किया जाए और उन एविडेंस को कोर्ट के सामने पेश किया जाए ताकि कोर्ट जो है इस बात को डिटरमिन कर सके कि आया ये जो अक्यूज्ड है ये गिल्टी है या गिल्टी नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स सेकंड स्लाइड। सो इन सेकंड स्लाइड, investigating agency is not debarred from further investigation in any cognizable case after submission of charge sheet। यानी कि जब चार्ज शीट सबमिट कर दिया जाता है कोर्ट में तो उसके बाद भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। कोई ममानियत नहीं है लॉ में
कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है आफ्टर सबमिशन ऑफ चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। तो लॉ में यह है कि वो इन्वेस्टिगेशन मजीद और भी कर सकती है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में। The principal object of investigation is to provide answer to following question। देखिए ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसका जो मेन मकसद होता है वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चन का उन्हें जवाब चाहिए होता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ठीक है, अगर वो किसी से भी पूछना चाहते हैं या मतलब वो आई विटनेसेस से भी पूछ सकते हैं, इसी तरीके से वो जो है वो किसी से भी पूछ सकते हैं जिस पर उनका शक हो। तो वो मुख्तलिफ टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, मगर ये जो 4 क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपेंड, हु हैपेंड, किसने किया, व्हेन हैपेंड, कब हुआ ये काम, यानी कि ऑफेंस कब कमिट हुआ, और व्हाई हैपेंड, और ये ऑफेंस क्यों कमिट हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इन्वेस्टिगेशन में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कभी कभार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है वेयर हैपेंड, यानी कि ये ऑफेंस कहाँ कमिट किया गया। फॉर एग्जांपल, अगर पुलिस एक शख्स को पकड़ती है और वो कन्फेस करता है कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, तो पुलिस फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी पूछती है कि आपने और कहाँ कहाँ ऑफेंसेस कमिट किए हैं। ठीक है, तो मतलब ये 4-5 क्वेश्चंस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इन्वेस्टिगेशन में पूछे जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन आफ्टर लॉजमेंट ऑफ FIR, यानी कि FIR को लॉन्च करने के बाद इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर of concerned police station has no right to conduct any pre-inquiry or pre-investigation before the lodgement of FIR, यानी कि FIR को रजिस्टर्ड करने से पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज नॉट बाउंड टू कंडक्ट प्री इंक्वायरी एंड प्री इन्वेस्टिगेशन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि FIR से पहले कोई इंक्वायरी और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती। ठीक है, Ipse dixit of police is not binding on court unless the same is based on solid and cogent reason। इसका मतलब Ipse dixit का मतलब ये होता है कि अनप्रूवन स्टेटमेंट, यानी कि पुलिस वो स्टेटमेंट दे जो कि अनप्रूव हो, जो कि कोई कॉजेंट और स्ट्रॉन्ग रीजन पर बेस ना हो, तो वो स्टेटमेंट दरअसल कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं होती। ठीक है, Ipse dixit मीन्स अनप्रूवन स्टेटमेंट ऑफ पुलिस। प्ली ऑफ एलिबाई ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। प्ली ऑफ एलिबाई जो है ये एक तरह का डिफेंस है जो कि अक्यूज्ड ले सकता है ये कह के कि जिस जगह ये क्राइम कमिट हुआ है उस जगह में उस वक्त मौजूद नहीं था। इसका मतलब ये है प्ली ऑफ एलिबाई। तो एक जजमेंट है इसके मुतालिक। मीनिंग ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई, a claim that a person cannot be guilty of a crime because he or she was somewhere else when the offense was committed। यानी कि ये एक ऐसा क्लेम है, ये एक ऐसा डिफेंस है जो कि अक्यूज क्लेम करता है कि जिस जगह क्राइम कमिट किया गया था वो उस जगह प्रेजेंट नहीं थे, यानी कि वो किसी और जगह थे। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो एविडेंस विच शोज दैट सच अ क्लेम इज ट्रू। और ये एक तरह का एविडेंस भी है अगर वो इसको प्रूव कर सके कि जिस टाइम ये क्राइम कमिट हुआ है उस टाइम मैं किसी और जगह था। अगर ये बात वो कोर्ट में प्रूव कर दे तो ये एक तरह का एविडेंस भी है और इसी के बेसिस पे ज़्यादातर लोग जो है वो रिहा हो जाते हैं। इट वॉज हेल्ड बाय सिंध हाई कोर्ट इन 2013 that plea of alibi decided during investigation would amount to pre-trial verdict। यानी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो डिसाइड नहीं कर सकता कि ये जो शख्स था ये उस वक्त किसी और जगह में था, यानी कि ये जो अक्यूज़ है ये उस वक्त जिस जगह क्राइम कमिट हुआ है ये उस वक्त उस जगह पर मौजूद नहीं थे, तो वो उस शख्स को रिलीज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये फिर जो है प्री ट्रायल में आता है, प्री ट्रायल वर्डिक्ट। और ये जुरिस्डिक्शन जो है ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास नहीं है कि वो जो है वो प्ली ऑफ एलिबाई पर किसी अक्यूज़ को रिलीज़ कर दे।
मतलब कहने का ये है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इस बात का पता चल जाए कि हाँ वाकई में ये जो अक्यूज़ड है ये उस वक्त मौजूद नहीं थे, फिर भी वो जो है उस अक्यूज़ को रिलीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो काम है ये दरअसल कोर्ट का है कि कोर्ट डिटरमिन करेगी कि आया ये जो अक्यूज़ था ये उस वक्त प्रेजेंट था या प्रेजेंट नहीं था। इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय कंप्लेनेंट, यानी कि अगर कंप्लेनेंट खुद इन्वेस्टिगेशन करे तो क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता। It was held by Supreme Court of Pakistan in 2008 that in law there is no prohibition imposed on the police officer to investigate the case lodged or registered by him। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, और वो एक FIR दर्ज करता है मुतल्लिका थाने में और फिर खुद ही उस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है, तो उस पर कानून में कोई मुमानियत नहीं है, कानून जो है उस पर कोई रोक नहीं डालता, बल्कि वो कर सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का जो काम होता है वो दरअसल एविडेंस कलेक्ट करना होता है, ना कि वो क्वेश्चन ऑफ गिल्ट और क्वेश्चन ऑफ इनोसेंस को डिटरमिन नहीं कर सकता। उसका काम ये होगा कि आप जो है इन्वेस्टिगेट करें, एविडेंस कलेक्ट करें और उस एविडेंस को कोर्ट के सामने पेश करें, फिर वो आगे कोर्ट जाने, कोर्ट का काम जाने। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ वाकई में इस शख्स ने जुर्म किया है तो कोर्ट उसको सज़ा दे देगी। अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो एविडेंस है ये दरअसल मेलाफाइड इंटेंशन पे बेस करते हैं तो कोर्ट जो है वो उस शख्स को रिहा कर देगी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मुमानियत नहीं है, अगर एक पुलिस ऑफिसर कंप्लेंट फाइल करता है मजिस्ट्रेट के पास या वो FIR रजिस्टर करता है तो वही पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, इस पर कोई मुमानियत नहीं है। It means that no legal prohibition exists in law for a police officer to be complainant as well as investigating officer. This situation will not vitiate a trial। यानी कि इससे जो है ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये बात भी हमें क्लियर हो गई। Now we will discuss pre-investigation into cognizable cases। Sorry, it is not pre, it is re-investigation। ओके, re-investigation into cognizable cases, इसका मतलब है कि एक दफ़ा इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, दोबारा इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है या नहीं की जा सकती। अब हम इस बात को डिस्कस करेंगे। Re-investigation can be carried out provided that it should be based on solid and cogent reason or where it is established that earlier investigation was malified। यानी कि री इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त कोर्ट देती है, ठीक है, मगर उसके लिए पुलिस जो है वो एक कोजेंट और सॉलिड रीज़न देगा कि पुलिस क्यों किसी केस में दोबारा इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना चाहती है। और अगर इन्वेस्टिगेशन जो है, जो कि मतलब इससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई है, अगर वो इन्वेस्टिगेशन मेलाफाइड है तो फिर कोर्ट जो है वो दोबारा इन्वेस्टिगेशन का जो है वो ऑर्डर दे सकती है। तो इसलिए जो है री इन्वेस्टिगेशन होती है, मगर उसके लिए हमें सॉलिड रीज़न देना पड़ता है कोर्ट को। इट इज़ री इन्वेस्टिगेशन। री इन्वेस्टिगेशन कैन बी कैरिड आउट आफ्टर कंक्लूजन ऑफ चालान, ठीक है, यानी कि चालान सबमिट करने के बाद भी री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। बट व्हेन चालान हैज़ बीन सबमिटेड एंड कॉग्निजेंस टेकन, charge has been framed, the only option left is to conclude the trial after evidence। अगर चालान सबमिट कर दी गई है, केस के ट्रायल शुरू हो चुके हैं और अक्यूज़ के ख़िलाफ़ जो है चार्जशीट बना दी गई है, तो उसके बाद कोर्ट के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो एविडेंस को सुने और केस को कंक्लूड कर दें। यानी कि जब कॉग्निजेंस हो जाए, ट्रायल शुरू हो जाए, तो उसके दौरान ऑफिसर जो होते हैं, पुलिस ऑफिसर, वो एप्लीकेशन नहीं दे सकते फॉर री इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस और कोर्ट अलाउ भी नहीं करती। पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और री इन्वेस्टिगेशन इज टू प्रोब द केस एंड टू कलेक्ट एविडेंस। जो मेन मकसद होता है इन्वेस्टिगेशन का या री इन्वेस्टिगेशन का, उसका मकसद ये होता है कि केस की जांच पड़ताल हो सके, ठीक है, और मज़ीद और इन्वेस्टिगेशन जो है एविडेंस जो है वो कलेक्ट किया जा सके।
इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि जो कंप्लेनेंट है या जो एग्रीव पार्टी है उनको सेटिस्फाई कर दिया जाए, ठीक है। यानी कि इन्वेस्टिगेशन का ये मतलब नहीं है और ना ही इस मकसद के लिए कंडक्ट किया जाता है कि एग्रीव पार्टी को सेटिस्फाई किया जाए, बल्कि ये दरअसल एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 156B, ठीक है, जो कि 56A था और फिर उसके बाद हमारे पास 56B जो कि जिना के मुतल्लिक था कि उस जिना के केस में कैसा इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जाएगा। अब उसके मुतल्लिक हम एक केस को डिस्कस करेंगे। दिस सेक्शन स्टेट दैट ओनली सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शैल इन्वेस्टिगेट offense of zina under zina ordinance 1997 and the woman accused of zina shall not be arrested without permission of the court। यानी कि इस जो जिना का केस है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जो एसपी होता है, एसपी या एसपी से जो हायर रैंक के ऑफिसर्स हैं वो लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और एसपी से लोअर रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो जिना के केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते क्योंकि उनको बार कर दिया गया है अंडर सेक्शन 156B। और जो अक्यूज़ है जिस पर जिना का इल्ज़ाम लगाया गया है वो खातून, उस खातून को विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट अरेस्ट नहीं किया जा सकता। केस लॉ 2008 SCMR पेज नंबर 553, सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू, ठीक है। SCMR का मतलब है सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू। In this appeal, it was contended that the woman accused of zina was arrested without the permission of the court and investigation was conducted by sub-inspector of police is illegal and violative of the provision of section 156B criminal procedure code। इसका मतलब यह है कि एक खातून थी, उस पर जिना का इल्ज़ाम था, ठीक है, और उस खातून को विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट अरेस्ट कर दिया गया, जबकि सेक्शन में बताया गया है कि परमिशन लेना लाजमी है और सेक्शन में ये भी बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। इन्वेस्टिगेशन जो है वो एसपी या एसपी से हायर रैंक के ऑफिसर कर सकते हैं, जबकि लोअर रैंक के ऑफिसर नहीं कर सकते। तो इस केस में तो एक पहली ये गलती थी कि विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट उस अक्यूज़ को अरेस्ट कर दिया गया। दूसरी ये गलती थी कि सब इंस्पेक्टर ने जिना के ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट किया और law officer considered that the said sub inspector had already been suspended from service and it would be just and proper if bail was allowed to accused। और लॉ ऑफिसर जो थे उन्होंने ये भी कहा कि जिस ऑफिसर ने, सब इंस्पेक्टर ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था उसको सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है, इसी केस पर उसको सस्पेंड कर दिया गया है। लिहाजा ये एक जस्ट और प्रॉपर डिसीजन होगा कोर्ट का कि कोर्ट इस अक्यूज़ को बेल यानी कि बेल पर रिहा कर दे। तो अक्यूज़ वाज एडमिटेड टू बेल इन सर्कमस्टांसेस, तो अक्यूज़ जो है उसको एडमिट कर दिया गया कि हाँ इस अक्यूज़ को बेल पर रिहा कर दिया जाए। सो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। और आज का जो हमारा लेक्चर था वो इन्वेस्टिगेशन के मुतल्लिक था। अगर लेक्चर में कोई ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन अराइज होता हो या आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी CRPC के मुतल्लिक ही होगा, मगर इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे बेल के मुतल्लिक जो कि सेक्शन 496 है और 497। तो इंशाल्लाह अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।